बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे बहुत अच्छे से गुजरे आपका दिन। अच्छा कैसे गुजरेगा? दूसरों के बारे में अच्छा सोच के, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ निकलते हुए, पुरानी मायूसियों को या नाकामियों को साइड पर रखते हुए एक अच्छे से दिन का आगाज़ ऐसे हो सकता है कि आप अच्छा सोचें और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मा तो आप पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी का विद कीजिए। आज के दिन बड़ी फजीलत है और जो भी आप दुआ करेंगे, खास तौर पे एक लम्हा ऐसा होता है जुम्मे के दिन जो कि कबूल, वैसे तो हर लम्हा होता है लेकिन हदीस के मुताबिक एक लम्हा होता है। सो दुआ कीजिए अपने लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए। एक्सप्रेसो में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अच्छी खबर जब हम ढूंढने निकलते हैं तो मौसम आजकल हमें ये खबर दे देता है। सो आज भी टॉप ऑफ द लाइन हमारे पास खबर है और खबर मेरे बड़े पसंदीदा मकाम की है, बाबू सर टॉप। आप गई हैं वहाँ पे? यार यू हैव मिस समथिंग इफ यू हैवंट बीन देयर। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। पॉपुलेटेड बहुत हो गया है लेकिन बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है और ये कितने खूबसूरत विजुअल्स हैं इमरान, जरा देखिए सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल के। और अब यहाँ पे भी धड़ाधड़ सयाहों ने रोक कर लेना है कि बारिश स्नोफॉल हो गई है तो अब यहाँ पर चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन एहतियात कीजिए आजकल नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने से, क्योंकि जिस तरह से बारिशों के स्पेल भी चल रहे हैं तो उसमें आपको एहतियात की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सब सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। अब देखते हैं जनाब आगे। अब मरी में वैसे इमरान कब से स्टार्ट होती है? आई थिंक इधर होगी है तो मरी में भी हो ही रही होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये उससे ज्यादा हाइट पे है। बट आई एम नॉट श्योर, अब नॉट एन क्लाइमेट एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, क्लाइमेट एक्सपर्ट, उनसे बात कर लेंगे। मीनवाइल थोड़ा सा आपको मॉनसून स्पेल की खबर दे देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बाबू सर तो दिखा ही रहे हैं आपको, लाहौर समेत मुख्तलिफ जो शहर हैं पंजाब के खास तौर पर बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद हल्के आ ही नहीं रहे, मुसलसल बारिश हो रही है। रात गए से और इस वक्त भी खबरें आ रही थी, अभी मैं बुलेटिन देख रहा था अपना, उसमें भी नजर आ रहा था कि इस वक्त बारिश जारी है। बाज़ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे मूसलाधार बारिश है और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब भी हैं। इसके बायस जो ओबियसली वहाँ के रहने वाले हैं, और ये अंदरून पिंडी का ज़्यादा इलाका है जहाँ पे इस सूरत हाल है, उनके मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब अंदरून सिंध जिसकी खबरें आपको मुसलसल दे रहे थे, यहाँ पे भी बादल जम के बरस रहे हैं और ख़तरनाक हद तक अब तो सूरत हाल होने जा रही है, ऐसा लगता है। खुदा न खास्ता हैदराबाद की बात कर लें हम, या मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे सड़कें और गलियाँ हैं, तालाब का मंजर पेश करें। और बदीन में भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, और बदीन में 4 रोज से जारी है जी मूसलाधार बारिश का ये जो सिलसिला है और अभी तक थम नहीं सका है। महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि शमाल मशरकी वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, खिता पोठोहार और जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इसके साथ साथ शमाल मशरक, जनूबी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि सिंध में बेशतर मकामात पर बारिश का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 अगस्त के दौरान शदीद मूसलाधार बारिशों के बायस सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के जो नशेबी इलाके हैं ज़ेर आब आने का खतरा है। इस हवाले से अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। हम भी आपको काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि जो 26 अगस्त से 31 अगस्त तक का ये जो स्पेल है ये हैवी है। बलोचिस्तान और सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशें जो हैं वो होंगी। इसके अलावा बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग के जो वाक़यात हैं वो बढ़ गए। बरसाती जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी आ गई है। स्टोर में लैंड स्लाइडिंग से बालाई इलाकों से जो ज़मीनी राबता है वो मुनक़ता हुआ है। शारा कराकरम, चल्लास, हर जगह पर इसी तरह से लैंड स्लाइडिंग के बायस जो ज़मीनी राबता है वो मुनक़ता हो गए। बहुत सारी मेन जो शाराएँ उन्हें बंद भी कर, बिल्कुल नीलम वगैरह में भी मुश्किलात है। तो आप जब भी किसी ऐसे रिमोट एरिया में जा रहे हैं प्लीज़ बी केयरफुल, थोड़ी फोरकास्ट ले लीजिए, हमारा शो देख लीजिए, हम भी आपको बता देते हैं। और दूसरी जानिब कराची और हैदराबाद की अपने बात की तो तमाम जो तालीमी इदारे हैं इस बारिश के बायस, इस मानसून सिस्टम के बायस, उनको बंद रखने का फैसला किया गया। वंस अगेन गुड न्यूज़ फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़ जिन्होंने स्कूल जाना है, अच्छी खबर है उनके लिए। हम एक तो ये कोशिश करेंगे कि आज मौसमियाती तज्जिया ले लें कि ये जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, इज़ इट नॉर्मल या थोड़ा एबनॉर्मल है, ये जो स्पेल हम देख रहे हैं इस पर हम बात कर लें। और इसके साथ साथ हम अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल। बिफोर इसके कि हम नुमाइंदगान पे जाएं, हमारे साथ जवाद मेमन साहब मौजूद हैं जो कि क्लाइमेट के हवाले से एक्सपर्ट है, मौसमियाती तज्जियाकार हैं। उनसे ज़रा इस स्पेल की सिग्निफिकेंस जान लेते हैं और फिर उसके बाद अपने नुमाइंदगान पे भी चले जाएंगे जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आफ्ताब भाई हमारे साथ मौजूद हैं और अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम कराची एंड क्वेटा। सो सबसे पहले जवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सप्रेसो। हमें बताइए ये जो स्पेल हम देख रहे हैं, इज इट अ यूजुअल स्पेल, इज इट अ नॉर्मल स्पेल, और समहाउ इसकी कोई और स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इतनी हैवी रेन्स हो रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो स्पेल के हवाले से अगर बात करें तो ये काफी हद तक जो है वो अब अनयूजुअल स्पेल बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन से जिस तरह आपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि सिंध के करीब जो है वो एक काफी हैवी डीप डिप्रेशन मौजूद था,
जिसके जेर असर जो है वो सिंध के कई इलाकों में जो है वो पिछले 3-4 दिन से जो है वो लगातार वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। मौजूदा जो सूरत हाल है, ये डीप डिप्रेशन जो है वो कल से मजीद इंटेंसिफाई होता हुआ जो है वो अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट अरेबियन सी तक पहुंच चुका है। और इस बात की अब तकरीबन 80-90% एक्सपेक्टेशन है, कंफर्मेशन है कि अगले चंद घंटों में आज दोपहर या मैक्सिमम शाम तक जो है ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की सूरत में जो है वो आ जाएगा। अच्छा। यानी कि ये प्रॉपर एक समुद्री तूफान की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा, क्योंकि ये खुले समंदर की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो खुले समंदर में अमूमन यही होता है, कोई भी इतना पावरफुल सिस्टम आता है तो उसे फ्यूलिंग बहुत ज्यादा मिल रही होती है और वो मजीद इंटेंसिफाई होता चला जाता है। अच्छा, ये जो जी आप बताइए। ये जो सिचुएशन है, ये मॉनसून के जो सीजन होते हैं इसमें एक्सट्रीमली रेयर होती है। सिर्फ 1 या 2% चांसेस होते हैं कि इस तरीके के कोई सिस्टम जो है वो इतने ताकतवर हो और फिर जो है वो कोई समुद्री तूफान की सूरत में इख्तियार करते हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है कि इस तरीके के सिस्टम जो है वो समंदर के ऊपर बनते हैं, खुले समंदर के ऊपर मौजूद होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ये समुद्री तूफान बनते quite चले unusual, जाते हैं। जवाब, this is quite unusual. और This is एग्जैक्टली और यही इसी की अगर बात करें तो इसी वजह से तो ग़यानी है और यही कहा जा रहा है 50 to 60 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं और अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए। मुझे ये बताइए कि ये जो एक हैवी स्पेल है इसके बाद भी एक्सपेक्टेड है एक और मॉनसून का स्पेल 31 अगस्त तक का तो बताया गया था, इसके बाद भी मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी अगले स्पेल में भी क्या? देखें, बिल्कुल इस वक्त खलीज बंगाल पे एक और काफी अच्छा ताकतवर लो प्रेशर सिस्टम जो है वो मौजूद है इंडियन वेस्ट बंगाल के ऊपर और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्पेल जब निकलेगा तो ऑलमोस्ट 4 या 5 सितंबर के आसपास जो है ये मजीद एक और स्पेल जो है वो पाकिस्तान के कई इलाकों को मुतासिर कर सकता है, इंक्लूडिंग सिंध। अच्छा जवाद, यूजुअली तो इस तरह का जो वेदर सिस्टम होता है वो समंदर से जमीनी इलाकों की तरफ यानी कि आबादी की तरफ ट्रैवल करते हुए हमने देखा है। जो मेरा मतलब खबरों की मैं बात करूँ, नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इसने ट्रैवल किया है फ्रॉम आबादी टू समंदर की जानिब, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये अच्छा। पिछले 2 दिनों से जो है ये जुनूब मशरिकी सिंध गुजरात बॉर्डर के आसपास जो है वो स्टॉल होया हुआ था, यानी कि रुका हुआ था। अच्छा। और इसकी मूवमेंट जो है वो इंतहाई स्लो थी। कई घंटे ये एक ही जगह पे रुक जाता था, अगर मूव करता था तो ये मुश्किल से जो है 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है ये मूव कर रहा था वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि बहरा अरब और पाकिस्तान के साहिली तो सर इसका फिर साहिली इलाकों पे इम्पैक्ट क्या है? मतलब साहिली इलाकों से तो फिर इसका मतलब है निकल जाएगा, समंदर के अंदर ही होगा, या फिर साहिली इलाकों को भी इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल? देखिए, इस वक्त ये जो बारिशें चल रही हैं स्पेशली कराची समेत जो सिंध के साहिली इलाके हैं, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, हैदराबाद, ये सारा जो सिस्टम पिछले 2 से 3 दिन से चल रहा है वो इसी सिस्टम से एसोसिएटेड है। और जैसे जैसे ये सिस्टम जो है वो मजीद करीब आ रहा है, इस वक्त जिस तरह ऑलमोस्ट ये बहरा अरब तक पहुंच चुका है तो मजीद ये वेस्ट साउथ वेस्ट की जानिब मुड़ेगा तो कराची समेत जो सिंध के जो साहिली इलाके हैं, कराची, ठट्टा, बदीन, केटी बंदर, सुजावल के एरियाज हैं, यहाँ पर अब हवाओं की जो रफ्तार है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो हवाओं की रफ्तार है वो 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और दोपहर तक जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 40 से 50-60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक जा सकती है, जबकि हवाओं की जो झक्कड़ है वो 60 से 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगे। ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ेगा और आज शाम रात तक जो है ये काफी करीब से हमारे गुजर रहा होगा। ठीक है। तो इसमें हम जो अब तक फ्लडिंग की सिचुएशन हमने देखी है, चाहे अर्बन एरियाज में है चाहे रूरल एरियाज में है, उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। और इस वक्त जो प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात के पास मौजूद है जवाद साहब, इसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है, जितनी रेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, रेंज जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो वैसी ही है जिस तरह एक्सपेक्ट की जा रही है। इनफैक्ट अब जो सारा रेन का जो सारा दारो मदार है वो इस सिस्टम के ट्रैक के ऊपर मौजूद है, क्योंकि सिस्टम जितना इंटेंसिफाई होता है रेन बैंड जो है वो उसके सेंटर की तरफ उतना कन्फाइंड होते चले जाते हैं, लेकिन इनकी शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, इनमें शदीद बारिशें होती हैं, किसी भी इलाके के ऊपर से गुजरते हैं तो 200-300 मिलीमीटर बारिश हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रेन स्पेन जो है ना वो काफी हद तक कन्फाइंड होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे इसकी मूवमेंट्स होंगी उसी हिसाब से जो है वो बारिशों की इंटेंसिटी कुछ इलाकों में बढ़ भी सकती है, कुछ इलाकों में कम भी हो सकती है।
कराची में ऑलमोस्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 से 2 या मैक्सिमम 3 जो है वो मूसलाधार बारिश के मजीद स्पेल जो है वो हो सकते हैं अगले 24 घंटों में हो सकते हैं। ठीक है, कराची का जिक्र हो रहा है तो जरा आफ्ताब खान से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब खान, मुझे ये बताइएगा इस वक्त कराची का मौसम कैसा है और कब से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है? कल से, और अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं, माहीगीरों को भी मना कर दिया गया है कि 1 सितंबर तक वो समंदर के करीब नहीं जाएं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 24 घंटे की अगर बात करते हैं कल सुबह से, तो शहर का मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर अबर आलूद रहा और बारिश का सिलसिला जो है वो अगर दोपहर से सुबह से दोपहर तक की बात करते हैं तो कहीं हल्की बारिश और फुहार का सिलसिला जो है मुतवातिर जारी रहा। उसके बाद जो रात की बात करते हैं तो रात में फिर हल्की बारिश जो है मुख्तलिफ इलाकों में हुई। फिर अब निस्फ शब की बात करते हैं आधी रात की, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें अगर मैं अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड अगर बात करूं, जहां पे यकीनी तौर पर ज़्यादा बारिश हुई है सरजानी और इसके अलावा स्टेडियम रोड और नागन चौरंगी, इसके अलावा नॉर्थ कराची, इस समय जो यहाँ की जो फुटेजेस आई है उससे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल्स वहाँ पर हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है अब महकमा मौसमियात की जानिब से जो है चूँकि जुम्मे और हफ्ते को गरज चमक के साथ मूसलाधार और कहीं पर शदीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। और थोड़ी देर पहले जो मेरी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब ये कराची से जो डीप डिप्रेशन है ये 200 किलोमीटर की दूरी पर रह गया, कराची के जनूब मगरिब में ये मौजूद है और इंतहाई सुस्त रवि से ये आगे बढ़ रहा है। इसकी जो रफ्तार अगर किलोमीटर में हम देखें तो 3 से 5 किलोमीटर ये सफ़र तय कर रहा है फी घंटा। और इसके साथ साथ जो है वो जिस तरह जवाद मेमन भी बता रहे थे, इसी तरह की बात जो है वो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने भी की है कि चंद घंटों के दौरान जो है ये बोहरा अरब में पहुंचेगा और उसके बाद जो है ये एक तूफान की शक्ल अख्तियार कर लेगा। थोड़ा सा लेकिन साथ में उन्होंने आफ्ताबी थोड़ा सा कराची हाइट्स के लिए फील ये होता है कि जब दीगर मुल्क के हिस्सों में मौसम थोड़ा बेहतर होता है तो लोग बाहर निकलते हैं और जो उनके पब्लिक एरियाज है वहाँ चले जाते हैं, लेकिन कराची में एक समंदर ही है और उससे भी मना कर दिया जाता है कि वहाँ पे आप ना जाएं, ऑब्वियसली ड्यू टू द वेदर। लेकिन थोड़ा सा अफसोस होता है। चलें हम वापस आते हैं आपकी तरफ, जरा अकरम साहब से मालूमात लेते हैं, जो कि कल भी हमें बता रहे थे कि PDMA सिर्फ दावे कर रहा है, कोई मशीनरी नहीं पहुँच रही उन जगहों पर जहाँ पर ज़रूरत है। आज ज़रा पूछते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल। एक तो अकरम साहब मौसम की सूरत हाल हमें बताइए, बारिश मजीद हुई है या होने का इम्कान मौजूद है? आपकी कोई बात हुई है? और उसके अलावा अगर कुछ लोग इससे मुतासिर हुए हैं तो उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया इमरान। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो गुज़िश्ता रोज़ बात की थी उसके बाद बाकायदा तौर पर जो आला अफसरान थे उन्होंने रब्ता भी किया और उनका ये कहना था कि अगर हम कोई चीज़ पहुंचाते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से, लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से, तो हम उसकी फुटेजेस भी शेयर करते हैं। खैर वो अपनी जगह पर, लेकिन ओवरऑल जो अगर हम बात करें बारिशों की सूरत हाल के हवाले से, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। अब से कुछ देर कबल भी कोयटा के जो मेन बस्ती इलाका है वहाँ पर भी जो है बारिश का सिलसिला जारी था। गुज़िश्ता जो रात गए तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जो है लोरलाई के इलाके को बारिशों ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। कोलपुर, दश्त, मस्तूंग, नोशकी, इन इलाकों को मुतासिर किया है। कोलपुर जो कि पहाड़ी इलाका है और कोयटा से तकरीबन जो 45 जो है मिनट के फासले पर है, वहाँ पर जो है लोग बड़े आराम से पहुँचते हैं। पहाड़ी मकाम है, आबादी भी है, वहाँ जो सैलाबी पानी है लोगों के घरों में वहाँ पर दाखिल हो गया है। रेस्क्यू का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ज़िली हुकाम के साथ साथ जो है ना जितने भी फलाही अदारे हैं वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तकरीबन गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो बताया जा रहा है 2 लोग जो है जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, सैलाबी रेलों में बह चुके हैं। और लोरलाई की भी सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह की है, लोगों के माल मवेशी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। जो सैलाबी पानी था, किली खली का जो इलाका है वो ज़्यादा मुतासिर हुआ है लोरलाई का, वहाँ पर जो है पानी जो है लोगों के घरों में घुस गए। रेस्क्यू का अमल भी शुरू कर दिया गया है। कोयटा शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। बोलान के इलाके में 8 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन जो है सैलाबी रेला बहा कर ले गया, जिसकी वजह से कोयटा शहर में लोगों को जो है सुबह सवेरे नाश्ते के हवाले से दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लोग बहुत ज्यादा मुतासिर थे। उन मुतासिरीन में से एक मैं भी हूँ जो बगैर नाश्ते के इस वक्त और ये सबसे अफसोसनाक है, हमने सुबह सुबह आपको काम पे लगा दिया और अच्छा और दूसरी सूरत हाल ये है कि बिल्कुल
दूसरी सूरत हाल ये है कि सिर्फ कोयटा शहर के साथ साथ जो है नोशकी का इलाका भी इस गैस की सप्लाई से मुतासिर हुआ है। मस्तूम की जो इलाका है वो भी मुतासिर हुआ है। लोग तंदूर वगैरह के बाहर खड़े थे, बेकरियों के बाहर खड़े थे कि सुबह सवेरे किसी तरह से कुछ न कुछ लेकर जो है नाश्ता करें, स्कूल जाएं, अपने अमूर जो जिंदगी है उसको निपटाने के लिए। खसूसन स्कूल के बच्चों को बुरी तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो जिली हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो है जितने इलाके बारिशों से मुतासिर हुए हैं उनके लिए जो है मुकम्मल तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई हैं। और ये जो बोलान के इलाके में गैस पाइपलाइन जो है उड़ाई गई है, इसको भी जो मुरम्मत का काम जो शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि सैलाबी पानी बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी मकाम है, वहाँ पर जो है इस वक्त फलाही लोगों का और इमदादी लोगों का, रेस्क्यू करने वाले लोगों का जाना बहुत मुश्किल है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिशों का ये स्पेल जो है 31 अगस्त तक किसी तरह से वक्फे से जारी रहेगा। और जो लोरलाई का इलाका है वहाँ पर जा रहा है, और बिल्कुल सही बात है कि प्रोफेशनल ही जाकर रेस्क्यू करें, जो मुकामी लोग हैं उनके लिए खतरा जो है वो बरकरार है। अच्छा आफ्ताब खान, जिस तरह से भी स्कूल के बच्चों की बात हुई, कराची में आज स्कूल और हैदराबाद में जो तमाम तालीमी इदारे हैं वो बंद रखने का ऐलान किया गया। ये महज सिर्फ आज के दिन के लिए है, आज के दिन के मौसम के पेश नज़र, या आगे भी जो है वो तातीलात दी जाएंगी मौसम के पेश नज़र? जी देखिए, जब ये तूफ़ान के हवाले से जो अलर्ट कल महकमा मौसमियात ने जारी किया था, उसके बाद चूँकि ये एक हाइप दोबारा लिए क्रिएट हो गई थी और उसके नतीजे में मूसलाधार बारिशों की भी पेश गोई थी, तो कल शाम में कमिश्नर कराची ने जो है वो लेटर निकाला इस हवाले से, तातील के हवाले से। तो आज जो है बच्चे जो है उनके स्कूलों की छुट्टी है। इसमें यकीनी तौर पर मौसम के को मद्देनज़र रख कर तोसी भी की जा सकती है, लेकिन फिलवक्त जो है सिर्फ आज के लिए जो है छुट्टी का ऐलान किया गया है। और जिसकी वजह से आज जो है वो कराची के स्कूल जो है वो बंद है, उसमें तातील है। और अब चूँकि महकमा मौसमियात की जानिब से जुमे और हफ्ते को जो है मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई, और उसके बाद अगर ये सिलसिला जो है ज़्यादा फिर शिद्दत इख्तियार करता है तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है फिर ये इनकी जानिब से कोई जो है वो पेशबंदी लाजमी की जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा अकरम भाई, ये जो आपने गैस की बंदिश का मसला बताया, इस पे कोई हुकूमत का मौक़िफ़ आया है या पहले कुछ अलर्ट? तो खैर हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं है कि पहले बताया जाए या पता हो सारिफीन को। बिल तो जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, गैस की भी बिजली के भी, लेकिन बिजली भी नहीं आती, गैस भी नहीं आती, बिल बहुत आते हैं। ये तो हमारा अलमिया है। लेकिन और फिर अब जब ये सूरत हाल बनी है तो क्या कोई स्टेटमेंट आई है किसी जिम्मेदार की तरफ से कि कब तक रहेगी? लोग इतना मुश्किल का शिकार हैं, बच्चे नाश्ता नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग जिन्होंने दफातर जाना है, इस हवाले से बताइए हमें। जी बिल्कुल इमरान, बिल्कुल सुबह सवेरे ही लोगों को जो मुश्किलात का सामना इस तरह से करना पड़ा ना कि भाई जिस तरह से उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें शेयर कर दिया जी कि बोलान के इलाके में जो है ना 8 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन को जो है सैलाबी रेला बहा कर ले गया। बस उसके बाद खत्म, फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं। जब उनसे मालूमात ली जा रही है तो जो है मालूमात फराम नहीं कर रहे हैं लोग। अपनी मदद आपके तहत जो है बेकरीज जा रहे हैं, तंदूर वगैरह जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि सुई सिदर्न गैस कंपनी वाले खसूसन इस सैलाबी पानी में जो ये बह गई है गैस पाइपलाइन 8 इंच कुतर की, इसको किस तरह से जो है बेहतर करते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, बोलान का इलाका, बहुत लोगों को मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। आपको पता है पुल भी वहाँ पर जो है ना मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हो चुका है, उस पुल की तामीर में भी काफी टाइम लगेगा। ठीक है, आप दोनों ने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। जानते रहेंगे आपसे। आप लाहौर होते तो आई विश आपको जरूर हम अच्छा सा नाश्ता कराते। बहरहाल यहाँ पे गैस तो आ रही है, महंगी है लेकिन आ रही है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि क्लाइमेट के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे कि एक साइक्लोन की शक्ल ये जो मौसम का सिस्टम इख्तियार कर रहा है, एंड इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट यूजुअल, ज़्यादा बेहतर नहीं है इसका। ये मजीद इम्पैक्ट करेगा और हवाएं अब तेज़ हो जाएंगी विद द टाइम, और बारिशें तो तेज़ हो ही रही हैं। सो जो हुकूमतें हैं, जो मकामी इदारे हैं, उनको इस हवाले से अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल। इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, एक्सप्रेसो में आपके लिए आगे बहुत कुछ है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जरा मईशत की बात करते हैं। मईशत से जुड़ी अच्छी खबर दे देते हैं। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो अपग्रेड कर दी है। मूडीज़ की वेबसाइट पर जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मूडीज़ ने पाकिस्तान के मकामी और जो गैर मुल्की करेंसी कर्जों के लिए इशुअर और सीनियर इनसिक्योर्ड रेटिंग C33 से बढ़ाकर CAA2 कर दी है। और मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान का जो आउटलुक है वो भी स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया गया है। मूडीज़ ने यह कहा है कि पाकिस्तानी मईशत का जो मंजरनामा
है, मस्बत है। पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 की गई और पाकिस्तान की डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबक है। और पाकिस्तान के ज़र-ए-मुबादा के ज़खायर जून 2023 से तकरीबन दोगुना हो चुके हैं और मूडीज़ का ये कहना है कि पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर करने पर वज़ीर ख़जाना और उनकी जो टीम है उसकी कारकर्दगी को मैं सराहता हूँ। और उन्होंने कहा कि रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ के दुरुस्त होने का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़। ये तो हम ज़रूर जानेंगे, इस पर तजिया ले लेंगे थोड़ी देर बाद कि क्या वाकई ऐसा है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के हवाले से भी कहा कि मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी, पाकिस्तानी मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाया, मईशत इस्तेहकाम की जानिब गई है और अब तरक्की की जानिब जाएगी। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब जो कि अब से कुछ देर बाद हमारे साथ भी होंगे अपने तजिए के साथ, उनकी खबर है कि हुकूमत अपना 9 बिलियन US का बैरूनी कर्ज रोल ओवर कराने में नाकाम रही है और जुलाई में $426 मिलियन का ये जो मजीद कर्जा है ये हुकूमत हासिल कर सकती है। इसके साथ साथ हुकूमत जुलाई में 9 बिलियन का जो कर्ज है वो रोल ओवर कराने में क्यों नाकाम रही है, इस पर भी बात करेंगे। जुलाई में सिर्फ $426 मिलियन का कर्ज ही हासिल कर पाई है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। उसके अलावा जो IMF है इसी की वजह से, इसी मैटर की वजह से अपना पैकेज भी IMF ने मौखर किया है, चूँकि शायद एक कंडीशन मौजूद थी कि आप पहले वहाँ से कॉन्फिडेंस लेके आएँ ताकि हम भी आप पे एतमाद करें। और दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान से $7 अरब का एक नया मुआहिदा करने के लिए जो चाइनीज़ और सऊदी अरेबियन और एमिरेट्स की मुख्तलिफ कैश डिपॉजिट्स हैं इनको भी रोल ओवर कराने के लिए, इसके साथ साथ जो गैर मुल्की तजारती बैंक हैं इससे मजीद कर्ज के असूल की तीन बैंकों से जो कर्ज की शराइत है वो भी आयद कर रखी हैं। मजीद इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी निटी ग्रिटीज़ में बजाय इसके कि हम जाएँ, शहबाज राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, उनसे हम ज़रा पूछते हैं कि वो हमें क्या बता पाएंगे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। थैंक यू वेरी मच राना साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा एक तो आपकी खबर के हवाले से ही स्टार्ट कर लेते हैं, चूँकि लकीली वी आर रीडिंग योर न्यूज़, योर स्टोरी एंड देन योर विद अस। क्या खबर है जी, ये हुकूमत नाकाम रही है, ये तो सिफारती नाकामी भी है मुआशी नाकामी के साथ साथ, ऐसा लगता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। आई होप कि लाहौर का वेदर भी काफी अच्छा होगा, इस्लामाबाद में तो काफी यहाँ पे बारिश हो रही है। जी जी, इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर, इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर अगेन टुडे। देखिए ये तो मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं है कि $9 अरब के जो इन्होंने रोल ओवर्स लेने थे वो इनको नहीं मिले। ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक बाकायदा मंथली रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो $9 अरब के रोल ओवर्स पाकिस्तान को चाहिए उसके अगेंस्ट उन्होंने डिसबर्समेंट दिखाई हुई है वो 0 दिखाई हुई है। अच्छा। इसी तरीके से $4 अरब का जो कमर्शियल कर्जा है चाइना से लिया हुआ है, उसकी भी IMF कमिटमेंट मांग रहा है चाइना से कि अगर चाइना कमिट करेगा कि वो इसको एक्सटेंड कर देंगे और वापस नहीं लेंगे तो फिर वो प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वो भी वहां उसके अगेंस्ट भी जो डिसबर्समेंट्स है वो नील है। यही वजह है कि आपने देखा कि 30 अगस्त को आज के दिन IMF ने जो पाकिस्तान का जो लोन प्रोग्राम था उसकी मंजूरी देनी थी वो डेफर कर दिया इनडेफिनेटली, और ना तो IMF ने अभी तक कोई उसकी डेट दी है और ना ही फाइनेंस मिनिस्टर कोई तारीख दे पाए हैं। ऑल्दो वो कह रहे हैं कि सितंबर में इसकी जो मंजूरी है वो हो जाएगी। क्या ये हुकूमत की नाकामी है, क्या सफारती नाकामी, ये एक कॉम्बिनेशन है। इस वक्त जो पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम है इट इज नो मोर एन इकोनॉमिक प्रोग्राम। इसमें बड़ा क्लियरली इसमें जो साइंस आते हैं वो पॉलिटिकल टच, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का टच इसके अंदर आ चुका है और कहा जाता है कि 3 ममालिक को खुसूसी स्टेटस हासिल है IMF की नजरों में थैंक्स टू द US स्टेट डिपार्टमेंट जो उनकी वजारत खारजा है, जिसमें पाकिस्तान है, मिस्र है और यूक्रेन है। इन तीनों ममालिक को जो कर्ज प्रोग्राम मिलता है उसमें मेरिट कम प्ले करता है रोल, और जो ओवरऑल जो US की जो फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज होती हैं उसका एक इसके अंदर एक अहम अंसर होता है। अच्छा, ये शहबाज राना, ये जो रोल ओवर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, चले अमेरिका से तो हमारे ताल्लुकात इसी बेस पे चलते हैं सिंस मिड 80s, जब से हम अफगान वॉर में गए और फिर दीगर फेजेस 9/11 एंड ऑल दैट आते रहे। बहुत सारे ऐसे हमारे सर मोरी के लम्हात आए बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, बहुत सारी शख्सियात भी कॉन्फ्लिक्ट का बाइस रही। उस जानिब जाए बगैर ये जो चाइना है या सऊदी अरेबिया है या एमिरेट्स है, ये तो हमारे बड़े ज़बरदस्त साथी हैं। हमने तो बहुत मौक़ों पर बड़ी कलीदी सपोर्ट इन ममालिक को दी है इनके क्रूशल टाइम्स के ऊपर, और चाइना के साथ भी हमारे बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है। चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं हमारे साथ, सीइंग द कंडीशन बिटवीन हिम एंड इंडिया, तो इसके बावजूद हम ये नहीं करवा पा रहे, इसकी क्या वजह है? क्या हमारा फॉरेन ऑफिस एक्टिव नहीं है, आपको इस वक्त नजर आता? देखिए इसमें जो कसूर है वो चाइना का नहीं है। आप अपने दोस्त को पब्लिकली जाके एम्बैरस नहीं करते, और पिछले 1.5-2 माह से जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है
कि हम पब्लिकली चाइनीज को एम्बेरस कर रहे हैं, ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के जो एग्रीमेंट्स है उसके हवाले से, और बारहा ये बात कही जाती है। यूएस तो आपको पता है कि जब से सीपैक शुरू हुआ है तब से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अगर डिफॉल्ट होगा तो वो सीपैक की वजह से होगा। तो एक साइड पे तो हमें चाइना से मदद चाहिए, तो 12 अरब डॉलर कम से कम चाइना से हमें मदद चाहिए इस साल, जिसमें ज्यादातर रोल ओवर शामिल है, नहीं तकरीबन सारे रोल ओवर्स वो। अभी तो आप जो रोल ओवर का जिक्र करें, इसके अलावा भी बड़ा कुछ छुपा हुआ है कागज। अच्छा सही है। तो एक तरफ तो हम उनसे 12 अरब डॉलर की मदद मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमारे मुल्क में बिजली महंगी होगी, आप कसूरवार हैं। हालांकि कसूरवार हुकूमत पाकिस्तान है, उसमें भी PMLN की गवर्नमेंट थी, आज भी PMLN की गवर्नमेंट है। और एक बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि हम पूरे हकायक अवाम को नहीं बता पाते। अगर हमारे जो एंकर पर्सन भी वो इतना फोकस नहीं इन इश्यूज के ऊपर कर रहे, अगर अब चाइनीज पावर प्लांट्स को उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीओपन करें तो कहा यह जाता है कि 3 से 4 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी होगी। अब एक साइड को यहाँ पे इसको छोड़ दे, दूसरी साइड पे आ जाए। इस वक्त जो नेत्रा ने एवरेज टैरिफ पाकिस्तान का डिटरमिन किया वो 33 रुपए फी यूनिट है, जबकि 700 यूनिट जिसकी ज्यादा मंथली कंजप्शन है उसके लिए टैरिफ 49 रुपए क्यों है? ये 49 क्यों है? कभी किसी ने पूछा? ये इसलिए है कि हुकूमत पाकिस्तान जबरदस्ती हर वो सारिफ जिसकी माहाना कंजम्पशन 300 यूनिट से ज्यादा, उसे जबरदस्ती कोई 12 रुपए से लेकर 16 रुपए तक सब्सिडी उसकी जेब से निकालकर वो कंज्यूमर्स जो 300 यूनिट से नीचे उनको वो सब्सिडी दे रही है। 300 बेनिफिट तो 3-4 रुपए के लिए आपने शो डाला हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। मेरी जेब के ऊपर हर यूनिट पे 16 रुपए डाका मारा जा रहा है, उसके ऊपर हुकूमत बात करने को तैयार नहीं है। मैं इसके अलावा टैक्सेस की बात नहीं कर रहा, जो हमारे ऊपर बिलों के ऊपर टैक्सेस लेकिन उसको सेंट पे कर दीजिए। मैं तो अभी बेस प्राइस के ऊपर, यानी कि एक क्लास की जेब से निकाल के दूसरी क्लास की जेब में डाल रहे हैं अपनी नाहली छुपाने के लिए, और फिर उसकी तशहीर भी कर रही है हुकूमत, और उसकी तशहीर भी कर रही है और ब्लेम कर रहे हैं चाइना को। ठीक है, वो एग्रीमेंट एक्सपेंसिव है, ये तो अब कह रहे हैं ना एक्सपेंसिव। मैंने तो दिसंबर बल्कि 18-19 में या उससे भी पहले मैंने उसके ऊपर खबरें की थी कि ये चाइनीज फेवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। हमें कहा जाता है कि ये लोग जो है ये सीपैक के अगेंस्ट हैं, इनको मुल्की मफादात का इनको ख्याल नहीं है। आज वही हुकूमत, जब हम कह रहे थे ये कर्ज आपको ले डूबेगा, आज वही हुकूमत उनकी चाइना की मिन्नतें कर रही है कि इस कर्ज को एक्सटेंड कर दो। तो मीडिया को इनको एक पर्सपेक्टिवली और प्रोग्रेसिव उन चीजों को लेना चाहिए बजाय के किसी को टारगेट किया जाए। शहबाज राना साहब, जो अभी हम बात कर रहे थे IMF पैकेज की, जो मौखर हुआ है, वजह चाहे उसकी कुछ भी हो, अगर इसमें मजीद ताखीर होती है, आपके ख्याल है कि मजीद जो पेचीदगियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी? अभी कंफर्म नहीं बताया जा रहा, आपने कहा सितंबर में मे भी हो जाए, इस हवाले से कोई गारंटी भी नहीं है, तो आगे मजीद पेचीदगियाँ इससे बढ़ेंगी? देखिए, इसके हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स आइंदा चंद दिनों में होने वाली है। आई हैव सम इंफॉर्मेशन, लेकिन अभी मैं उस पर काम करूँ, प्रीमेच्योर है डिस्क्लोज करना। अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सितंबर में होगा या नहीं होगा, दोनों ऑप्शंस हैं। तो फॉर नाउ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है उनकी फेस वैल्यू पे मैं लूंगा कि सितंबर में हो जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट फाइनल। सही है। और ये जो मूडीज की रेटिंग जो हमारी बेहतर हुई है, उस पर वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आलमी सतह पर हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसीज हैं उनके दुरुस्त होने का जो एतराफ़ है, इज इट सो? देखिए, वो मुझे शाहरुख खान को फिल्म का आपको डायलॉग तो याद होगा ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहे। हमारे वज़ीर आज़म, बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म छोटी छोटी बातों पर, असल में शहबाज भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें मैटर नहीं करती, बड़े बड़े लोगों से छोटी बातें हर्ट करती हैं। अब इसकी थोड़ी सी टिकट सुन लीजिए। इसमें कोई शक। अच्छा, पहले तो ये बात की ये रेटिंग एजेंसी की कि ये सारा माजरा क्या, ये होता है। ये दुनिया की 3 बड़ी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, एक मूडीज है, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और एक फिच है। ये दुनिया के जो ममालिक हैं उनके जो कर्जे होते हैं उसकी एक रेटिंग असाइन करते हैं। जो उस रेटिंग के बेस पे जब वो मुल्क किसी आलमी मार्केट में जाता है या किसी कमर्शियल बैंक से कर्जा लेता है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिटरमिन होता है कि इसको कितना इंटरेस्ट है, इसको ज्यादा चार्ज करो अगर इसका कर्जा ठीक नहीं है, उसकी हैसियत वो डिफॉल्ट कर सकता है, डिफॉल्ट का रिस्क है, और या उसकी जो रेटिंग है अगर उसकी वो ठीक है तो उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अब तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने एज ऑफ नाउ, जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को जंक रेटिंग दी हुई है C कैटेगरी की। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में अगर आप इसको कर्ज दोगे तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अब ये वाला जो अभी डेवलपमेंट हुई है मूडीज की, उससे पहले S&P's की, मूडीज ने जैसे आपने खुद बताया कि पाकिस्तान की रेटिंग को Caa2 से
एक दर्जा बुलंद करके CAA1 कर दिया। अच्छा, S&P की इस वक्त जो पाकिस्तान की रेटिंग है वो CCC पॉजिटिव है। ये जो मूडीज की जो रेटिंग है ये S&P की रेटिंग से भी एक दर्जा नीचे है। ओके, ठीक है, और वो भी जंक है, ये भी जंक है, और ये जंक का भी जंक है। ये तो पहले तो बिल्कुल ही बॉटम के ऊपर आप पड़े हुए थे ना। वो जो एक दर्जे की बेहतरी आई है वो इतनी भी बेहतरी नहीं है कि जो एक और उसकी कंपेटिटिव। अब हमें समझ आता है ना, आप जैसे सहाफी क्यों नहीं अच्छे लगते वजीर खजाना को सवाल करते हुए। आप ज्यादा बारीक बातें बता देते हैं। आम शहरी बेचारा ये मैगजीन की बातें और अखबारों की बातें सुनता है, खुश हो जाता है कि वाकई कुछ बेहतरी हो रही है, लेकिन जब कच्चा चट्टा खुलता है, और ओबियसली बीइंग अ जर्नलिस्ट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम लोगों के सामने हकायक रखें, और आप पे वो जिम्मेदारी समाज ज्यादा है बीइंग द फाइनेंशियल जर्नलिस्ट और इकोनॉमी जर्नलिस्ट। अच्छा, दूसरी जानब ये जो हुकूमत के पास, अब हम पहले भी आपसे विंडोज डिस्कस करते रहते हैं शहबाज राना कि कौन से ऐसी विंडोज है जहां से हुकूमत लैंडिंग कर सकती है। अब तो वो कमर्शियल बैंक्स वाला भी, मेरी कुछ कल मैं पढ़ रहा था कि वो भी कोई इतना रह नहीं गया, और हुकूमत ने शायद कुछ यूरोपियन बैंक्स को भी नॉक किया, और वो बड़े हाई इंटरेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट को उन्होंने लोन्स ऑफर किया। ऐसा है? देखिए, कर्ज आपको अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं कि आपको कर्ज अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जिस रेट के ऊपर होता है वो रेट पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या वायबल होता है हुकूमत के लिए या नहीं, ये सवाल है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है यूरोपियन बैंक, उसने गवर्नमेंट को कुछ कर्ज ऑफर किया, वो मेरा ख्याल 12-13% के आसपास। माय गुडनेस। अच्छा, अब ये डॉलर टर्म्स की बात हो रही है, रुपए की बात नहीं हो रही है। उसके बाद ये जो हमारे दो गल्फ के बैंक हैं, दुबई इस्लामिक बैंक और मशरक बैंक, इनसे हुकूमत की बात चल रही है। वहां पे भी रेट का भी मसला है और अमाउंट का भी मसला है। तो जो इस वक्त दुनिया है वो इस तरफ देख रही है, क्योंकि हम टेक्निकली हम डिफॉल्ट की पोजीशन में हैं जी, ठीक है, क्योंकि हम जब आप किसी मुल्क के पास रोल ओवर करवाने जाते हो तो इसका मतलब आप नहीं अदायगी, पैसे नहीं है आपके पास। यस, तो इसलिए तो वो फिर ये जो कमर्शियल बैंक्स भी हैं और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स भी हैं, वो IMF की तरफ देख रही है। IMF वापस गवर्नमेंट को कह रहा है कि आप जो आपके पास और जो अपना फाइनेंसिंग गैप है वो पूरा करके, ठीक। तो ये एग एंड चिकन वाली जो एक स्टोरी है ना, वो चल रही है। इमरान साहब, एक ही हल है कि ये हुकूमत इस हकीकत को मान ले कि इसको कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। जब तक हुकूमत ये बिटर रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग पाकिस्तान को चाहिए, डोमेस्टिक के ऊपर भी और इंटरनेशनल के ऊपर भी पाकिस्तान इन्हीं हालात में रहेगा। छोटी छोटी खुशियां होंगी और उसके ऊपर बड़ी बड़ी मुबारकबाद, बड़ी बड़ी मुबारकबादें और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शहबाज राना साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, फॉर बीइंग विद अस। आपने हमें आगाह किया इस वक्त इकॉनमी की क्या सूरत है, जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छी नहीं है। हमने आप तक ताज़ा तरीन और क्या कहना चाहिए, सबसे मोतबर तरीन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। अल्लाह करे हालात बेहतर हो, लेकिन फिल वक्त इम्कानात नहीं है, नजर भी नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं 6th ग्रेड के एक ऐसे बच्चे से जिसने AI रोबोट ही तैयार कर लिया है। जी हाँ, कराची से इनका ताल्लुक है। 11 साला मोहम्मद हसनैन, जिन्होंने एक ऐसा AI रोबोट तैयार किया है जो मुआवन के तौर पर काम करता है और मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए आपकी हिदायत पर अमल करता है, आपकी हेल्प करता है, इंसान की बात को समझने की सलाहियत भी रखता है और बिल्कुल इंसानों की तरह बात को सुनकर उस पर अमल भी करता है। और ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी खोल सकता है और छुट्टी के दिन के लिए दरकार तमाम अशिया की फहरिस्त बना सकता है। बिरयानी या चाय बनाने के लिए चाय का गर्म कप बनाने का तरीका भी इसको आता है। इससे अगर आप पूछें, रेसिपीज भी आपको बताएगा, घरेलू आलात भी ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऑपरेट कर सकता है, जबकि सिर्फ एक कमांड के साथ ऑनलाइन टॉपिक्स और चीज़ें भी तलाश कर सकता है और क्या चाहिए आपको, और रोज़मर्रा के जो घरेलू काम है उनमें भी मदद कर सकता है। हसनैन ने इस रोबोट का नाम मोहम्मद अली रखा है और ये हसनैन के लैपटॉप से मुंसलिक है। जब भी उसका नाम मोहम्मद अली पुकारा जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। हसनैन और मोहम्मद अली दोनों बड़े इंप्रेसिव हैं। वैसे ये हो नहीं सकता ना कि अगर हसनैन इतना बड़ा काम किया है तो उसे हम इनवाइट ना करें, उससे हम बात ना करें। इस वक्त हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जरा पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया और इसमें उनका इंटरेस्ट कहाँ से। हसनैन, एक तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत मुबारकबाद। क्विकली हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि आप छोटे से हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और ये रोबोट बनाना कहाँ से सीखा, ये ख्याल कहाँ से आ गया? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thanks to Almighty Allah for giving me this point of success and Imam Hussain Institute for providing me the knowledge for robotics. मैं क्लास 7 का तालिब इल्म हूँ। मैं क्लास 7 में आया हूँ, क्लास 6 पास आउट किया एंड मैं 11 साल का हूँ। मैंने रोबोटिक्स जो है इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट के रोबोटिक्स समर कैंप में की थी, सीखी थी।
सही अरे है जी, वाह, सही है। वाह, वाह। अच्छा, जिस उम्र में स्नैन बच्चों को मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स खेलने का शौक होता है, आपने रोबोट बना लिया है, मतलब बड़ा डिफरेंट सा आइडिया है, बड़ा डिफरेंट सा ख्याल है। किस खुद भी वक्त तो आपने छोटे से हैं सोचा? अभी। हाँ, कैसे ख्याल आया आपको? देखिए, दरअसल मुझे शुरू से बचपन में जब मैं छोटा था मुझे इस सब चीज़ों का शौक था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे जो मेरी मदर भी चाहती थी कि हमारे स्क्रीन टाइम में जो चीज़ें हम देखें जो वो इंफॉर्मेशनल हो किसी न किसी तरह से। तो 2 साल पहले मेरा जो है मेरे पेरेंट्स ने एडमिशन करवाया है रोबोटिक्स कैंप में। समर कैंप था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट का। वॉलंटरीली उन्होंने हमें रोबोटिक्स सिखाई। देन उसके मैंने फाइनल प्रोजेक्ट में एक विद्युत कार बनाई जो मोबाइल से कंट्रोल हो सकती है। देन आफ्टर दैट आई मेड अ वर्चुअल रियलिटी गेम in the next summer camp, which was last year, and then this year I have alhamdulillah made this AI robot. अच्छा, वाओ, दिस इज अमेजिंग। हम जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं हमें तो बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, और ऑब्वियसली इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट, ये बेहतर होता चला जाएगा, लेकिन इस पे तो अच्छे खासे एक्सपेंसेस भी आते हैं, एंड यू आर टू यंग टू अफोर्ड इट। इस पर एक तो अभी बताइए कि कितना खर्चा आया, कितने का ये बना ओवरऑल, और सपोर्ट किसने किया इसको करने में, और साथ साथ ये भी बता दें कि वक्त कितना लगा इस पर। यस, इंपॉर्टेंट। इस रोबोट के अगर मैं हवाले से बताऊं तो ये रोबोट जो है आपके मुख्तलिफ तरीक़ों में काम आ सकता है। जिसका मेन पर्पस है वो है आपको असिस्ट करना, असिस्टेंस देना। जैसे मैं घर में प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ तो ये सब मेरे लिए लिमिटेड नहीं है, आप भी असिस्टेंस इसकी सीख करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपका जवाब देगा। एंड इसके अलावा ये आपके घर के अप्लायंसेस वगैरह कंट्रोल कर सकता है। जैसे अभी इस पर एक प्रोटोटाइप LED लगी हुई है, इसको हम रिले से कनेक्ट करके अपने सोलर से या किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर दें तो ये अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा जो है एक और फीचर की मैं बात करना चाहूँगा, 2 और, कि आप घर में बैठे हो, आप आए काउच पर बैठे बैठे आपने इससे कहा कि मूवी खोल दे, यूट्यूब खोल दे, दराज, अमेज़ॉन, कुछ भी खोल दे, या सर्चिंग करें, ब्राउजिंग करें, ये सब आपके लिए कर देगा। साथ ही साथ अपनी आइज़ को भी चलाता है। इसके अंदर ये भी है। अगर मैं आपसे इसकी प्राइस की बात करूं तो मुझे इतना अच्छा अंदाज़ा नहीं, आप कह रहे कि मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा बेहतर पता है इसकी प्राइस के बारे में, लेकिन मेरा रफ एस्टिमेट यही होगा कि मुझे जो इसके 3D प्रिंट्स हैं, आज तक मेरे टीचर ने प्रिंट कर दिया था, सर शकील ने, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली 3D प्रिंटर काफ़ी मतलब ख़राब हुआ, हमें कहीं और से प्रिंट करना आना पड़ा। प्रिंटर की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। इंशाल्लाह अभी सही हो जाए और बेहतर हो जाए प्रिंटर, मेंटेनेंस वगैरह सारी करवाई है इसकी। तो अब मैं जो है उसमें फिर 13,000 हमने ख़रीदे थे प्रिंट्स, एंड उसके अलावा इसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, स्प्रे पेंट एंड स्क्रूज एंड ऑल ऑफ दैट अगर हम ऐड करें तो 15 to 20,000। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूँ टाइम की तो इसकी प्रोग्रामिंग में मुझे करीब 2 months लगे, लेकिन इसकी जो आइज़ मैंने बना ली थी। Then after that I made the skull, I made the entire structure in one night. बिल्कुल ठीक है। वाह वाह वाह। अच्छा हसनैन, बताएं ना फ्यूचर में इसको मजीद, आप जिस तरह से अभी इमरान ने भी बात की कि अपग्रेड करने का इरादा रखते हैं, बेसिकली ये तो पायलट प्रोजेक्ट है, कौन कौन सी मजीद इसमें तब्दीलियां जो है वो की जा सकती हैं, आपका इरादा है कि वो आप करेंगे? अच्छा, रोबोट में मैं चाहता हूँ कि एक इंशाल्लाह इसमें कैमरा डाला जाए कि इसको पता हो कि ये किससे बात कर रहा है, या इसको उस बंदे की तरफ वो देखे। इसके अलावा ऑफ कोर्स उसके हेड को कवर करना चाहता हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटर दैट माय सर जस्ट फिक्स्ड। उसमें आई थिंक 6 out of 8 या 5 out of 7 out of 8 कुछ इस तरह पार्ट्स कंप्लीटेड है। इसके बाद इसका पूरा सर ये आई थिंक कल परसों ऐसे मिल जाएगा, जब भी हम पिक करें उसको तो ये कवर हो जाएगा एंड और बेहतर लगेगा। मज़ीद इसमें जो है बॉडी बनाने का भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा। अगर मैं अपने मुस्तकबिल की बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट वॉलंटरीली हमें पढ़ाते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं,
मैं भी चाहता हूँ इस तरह के बहुत सारे एजुकेशन सेंटर्स इंस्टीट्यूशंस हों कराची में। राइट या राइट राइट, पाकिस्तान आपका में। बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स के साथ हैं। यू डिड अ ग्रेट जॉब बेटा, बहुत जबरदस्त, कीप इट अप। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक और आजमाइश की घड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे शुरू हुआ चाहती है। ये वक्त भी हमारी क्रिकेट पे आ गया है कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश मैच को आजमाइश की घड़ी कह रहे हैं। लम्हा फिक्रिया है ये वक्त, इन जो हम मजाक में टाल रहे हैं ना क्रिकेट के ऊपर, अब यकीन माने ये वो फेज है जो हॉकी पे हमने देखा है और फिर उसके बाद हॉकी कहाँ गई है, क्या सूरत हाल हुई, हम देख रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड पे हमारे एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है, शायद वो हाल ना हो, लेकिन कब तक, आई मीन कहते हैं ना वगने दरिया भी रुक जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। खैर, दूसरा टेस्ट आज पिंडी में वंस अगेन हो रहा है, सेम वेन्यू है, सेम टीम्स हैं, सेम क्राउड में भी एंड सेम रेन एज वेल। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये कि टॉस को डिले कर दिया गया है इस दूसरे मैच के लिए और इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के अंदर बारिश रिमझिम का सिलसिला जारी है। 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया था, जिसमें 2 खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी इज ऑन रेस्ट, वो रेस्ट कर रहे हैं। और ये जो 12 रुकनी स्क्वाड है इसमें शान मसूद साहब हैं, सऊद शकील हैं, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक विकेट कीपर, इसके अलावा विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक हैं, इसके अलावा बाबर आजम हैं, सलमान अली आगा हैं, नसीम शाह, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, अबरार अहमद और मीर हमजा भी शामिल हैं। शाहीन शाह जिनके यहाँ एक बेटे की भी पैदाइश हुई है, बल्कि हमने उनको मुबारकबाद नहीं दी तो मुबारक भी उनको, वो इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं। और तज्जिए के लिए इसके ऊपर नन अदर देन वी हैव द डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग लाइव राइट नाउ ऑल द वे फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम इमरान, सुबह बखैर आपको भी और हिना को भी। सर थैंक यू। मुझे डॉक्टर से प्रमोट कर दें और डॉक्टर से सर्जन बनाएं और सर्जन से आगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दें, एमएस। चलें, हम इस पे सोचेंगे। अच्छा, एक तो आज सबसे कॉमन बात यह है कि कराची हो, लाहौर हो या रावलपिंडी हो, सभी जगहों पे हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला है, तो एटलीस्ट हम मौसम वाली ग्रीटिंग्स तो शेयर कर सकते हैं कि मौसम सभी जगहों पे बेहतर है। लेकिन पिंडी के अंदर ये जो मौसम है, ये क्या किसी बड़े भूचाल का बायस तो नहीं बनेगा, खासतौर पर सीरीज को लेकर? 1-0 से हम इस वक्त इस सीरीज में पीछे हैं। देखिए, कराची में तो बड़ी शदीद बारिश हुई है गुज़िश्ता 2 दिन से, और पिंडी में भी मैं 2 दिन पहले जब इस्लामाबाद में था बारिश हो रही थी, तो कल दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी नहीं की रावलपिंडी में, और पिंडी में बारिश के आसार हैं, कल शायद बारिश ना हो, लेकिन कहीं ये बारिश पाकिस्तान की उम्मीदों को अपने साथ बहा कर न ले जाए। हमारी टीम तो मिर्जा साहब अब ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करती है, ऐसे लगता है, पहले नहीं करती। बिल्कुल लग रहा है, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान के लिए एक हर चीज स्टेक पर है, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है या फिर ये टेस्ट मैच बांग्लादेश जीतता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान पहली मर्तबा कोई टेस्ट सीरीज हारेगा बांग्लादेश से। और वैसे भी हमारी कारकर्दगी इमरान इतनी अच्छी नहीं रही है, 2021 से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, आखिरी मर्तबा यही रावलपिंडी में हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीते थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने हमें सीरीज हराई, इंग्लैंड ने सीरीज हराई, न्यूजीलैंड से ड्रॉ हुआ और अब यहाँ पर आए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस टेस्ट मैच को जीतना बहुत जरूरी है। वैसे भी हम आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग की पॉइंट टेबल है उसमें उसमें 8वें नंबर पर आ गए, जबकि बांग्लादेश जो है वो 6ठे नंबर पर पहुंच गया। तो हमारे लिए इम्तिहान होगा ये। तो मिर्जा साहब, इन रैंकिंग्स की कोई वैल्यू रह भी जाती है कि इतने अरसे से ट्रॉफी तो कोई हम लाए नहीं है, जब बेहतर भी हो तो तब भी और जब खराब हो तब भी? देखिए, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल 3 साल का होता है ना, तो वैल्यू तो होती है रैंकिंग की। भारत की टीम 2 मरतबा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची, एक मरतबा उसे न्यूजीलैंड ने हराया, एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने हराया, लेकिन पाकिस्तान आज तक नहीं आगे जा सका। तो इस मरतबा हमारे लिए मौका था कि 5 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट पाकिस्तानी सरजमीन पर है और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इब्तिदाई गलत हुई है। दुआ करें कि इंतहा जो है वो अच्छी हो जाए। आपने 2 दिन और रुक जाते रावलपिंडी में, मरी के पुरफिजा मकामात से तस्वीर हमने आपकी देखी, आप आ गए वहां पे और जो वो क्या कहना है बरकत का एलिमेंट निकल आया, तो रुक जाते थोड़ा, क्या पता बेहतर ही हो जाते मैचेस मेरे साथ। नहीं, दरअसल काम जो है वो करना बहुत जरूरी होता है, उसकी वजह से। और वैसे भी आप, आई नो दिस वाज योर प्राइवेट निजी दौरा था आपका। खैर, अच्छा, आप ये बताइए कि जो तब्दीली है टीम के अंदर, जो कुछ चेंजेस हैं, खासतौर पे शाहीन का रेस्ट करना, वैसे तो वो अपनी फैमिली के लिए उन्होंने रेस्ट लिया है, उनको दिया नहीं गया है, लेकिन क्या ये इम्पैक्ट करेगा टीम को? कैसा इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव?
देखिए, शाहीन शाह अफरीदी को पहले ही कह रहे थे जेसन गिलेस्पी, कराची में उन्होंने हम लोगों से मीडिया से बात की थी कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है, उन्होंने बहुत ज्यादा गेंदें की हैं, लेकिन पहले टेस्ट मैच में उन्हें ड्रॉप करने का चांस ले नहीं सकते थे। और शाहीन शाह अफरीदी जब से अनफिट हुए हैं इमरान, उनकी कारकर्दगी जो है उसमें डिप आया है, वरना 2022 तक वो 25 टेस्ट मैचेस में 99 विकेटें ले चुके थे। फिर एक साल का उनका गैप आया, उसके बाद से गुज़िश्ता 5 टेस्ट मैचेस में उनकी सिर्फ 16 विकेटें, जिससे आप अंदाजा लगाएं कि एक बॉलर जो 2018 में आया और दुनिया की नजरें उस पर मरकूज हो गई, वो बिल्कुल उसकी कारकर्दगी डाउन द वो हिल थी। तो अब शाहीन को आराम कराए, मुझे लगता है शायद कहीं नसीम शाह को ना आराम करा दें, क्योंकि नसीम शाह की कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रही, वो भी मार्च 2023 के बाद से पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए। तो देखें क्या होता है। लेकिन शाहीन अफरीदी जो थे, उनके साथ तो बड़ा गेम हुआ कि वो कराची से चले गए रावलपिंडी, ट्यूसडे को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था टीम को। अगर आपने उनको नहीं खिलाना था या आपने उनको आराम कराना था, आप उसी वक्त कह देते कि आप मत आए। वो कराची से चले गए, पिंडी टीम को ज्वाइन कर लिया, एक प्रैक्टिस सेशन भी हल्का फुल्का हुआ और उसके बाद उन्हें बताया गया कि आप आराम करें। तो ये समझ में नहीं आता, स्ट्रेटेजी ये समझ में नहीं आती। ओके, अच्छा, जेसन गिलेस्पी की आप बात करें, वो कह रहे हैं कि अबरार को कंडीशंस देखकर शामिल किया गया है, अब करना ही होगा पाकिस्तान को कमबैक। तो क्या देख रहे हैं, आज उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगी? पहले कंडीशन क्यों नहीं देखी थी? पहले आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, इतने तजुर्बाकार क्रिकेटर हैं, उस वक्त कंडीशन नजर नहीं आई थी जब शोर मचा और जब आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। आप देखें ना, 16 विकेटें पाकिस्तान की गिरी इस टेस्ट मैच में और 16 में से 9 विकेटें बांग्लादेशी स्पिनर्स ने हासिल की, जिससे आप अंदाजा लगा लें कि दूसरी इनिंग्स में आपने 10 में से 7 विकेटें बांग्लादेशी स्पिनर्स ने हासिल की। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो थी। और हम यहाँ पे टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के कह रहे होते हैं, हमें याद है हम स्पिनर्स की बात कर रहे थे, स्पिन फैक्टर की बात कर रहे थे, पाकिस्तानी विकेट्स की मूड की बात कर रहे थे। जब हम जैसे लोग जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते नहीं है, सिर्फ क्रिकेट देखते हैं, या आप जैसे लोग जो क्रिकेट पढ़ते हैं या उस पर लिखते हैं, वो ये बात कर सकते हैं। तो गिलेस्पी जैसे लोग या शान मसूद जैसे लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, हमारे कोचेज हैं, अजहर महमूद हैं, उनको तो नजर आ रहा होता है, वो तो प्रोफेशनल्स हैं। देन व्हाई डोंट दे टेक दिस डिसीजन? इज इट काइंड ऑफ अ स्टबर्ननेस कि नहीं, चूंकि मीडिया इस बात पे इन्फोर्स कर रहा है तो हमने उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, या फिर समझ ही नहीं आती और फिर मैच हारते हैं तो पता लगता है कि ये तो बात और होगी? ये स्टबर्ननेस नहीं है, मुझे लगता है अबरार अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सौतेला बेटा है, क्योंकि उसको घुमाते हैं, फिर आते हैं। 7 बहनों के भाई के बाद पेशा खिदमत है, सौतेला बेटा बाबर आजम। जी बिल्कुल। वो अपने पेरेंट्स का चहीता नहीं है, अपने जो उसका ख्याल रखने वाले लोग हैं उनका चहीता नहीं है, इस वजह से वो घूमता फिरता है। उसको कहते हैं छोटे हो तुम बेटा, घूमते रहो और घूम फिर के आ जाओ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि घूमने फिरने का वक्त खत्म हो गया। 6 टेस्ट मैचेस में उसकी 38 विकेटें और अब वक्त आ गया है कि उसको खिलाया जाए। बस आपसे बात करते हुए हमें अपनी टीम कम और कहानी घर घर की ज्यादा लगता है। पहले बाबर पे सबकी जिम्मेदारी वो उठा रहा था और अब एक सौतेला बेटा भी आ गया, कैरेक्टर नया, तो ये अच्छा है। खैर, शान मसूद की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? शान मसूद एक अच्छे कैप्टन है, उनके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है टू कैप्टन द टीम, लेकिन थोड़े से उनके कंधे गिरे हुए नजर आए और कुछ हमें ये भी खबरें नजर आई कि शायद जो सीनियर प्लेयर्स हैं कुछ, उनके साथ उनकी कोई केमिस्ट्री अच्छी नहीं है बीइंग प्लेयर। तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी आप एक्सपेक्ट करें इस सेकंड मैच के अंदर? देखिए, लग तो यही रहा है, लोग चाहे जितना कहें, लेकिन जो कहीं ना कहीं जब धुआं उठता है तो आग जरूर होती है, अंदर कुछ ना कुछ चिंगारी जरूर भड़केगी। लेकिन शान मसूद इज अ गुड प्लेयर, लेकिन वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहे। ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो फ्रंट से लीड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस हार गए। और आपको याद होगा, शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया था जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, तो उन्हें बाबर आजम ने मैच ही नहीं खिलाया था वाइस कैप्टन को। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो बहरहाल अब शान मसूद को खुद भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर इस टेस्ट मैच में उन्होंने रन स्कोर नहीं किए तो मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के कप्तान की हैसियत से बरकरार रहेंगे। वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है उठक पटक बहुत होती है और बहुत सारी लॉबीज हैं काम कर रही। पाकिस्तान की वो वाहिद टीम है जहाँ सियासत बहुत ज्यादा है। अब आप इंग्लैंड में देख लें, उन्होंने ऑली पॉप को कप्तान बना दिया, बेन स्टोक्स अनफिट हो गए, जो रूट उनकी कप्तानी में खेल लें, एक जूनियर प्लेयर है ऑली पॉप। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान के हालात जरा डिफरेंट है, आपको पता है, काफी डिफरेंट है सर। और पिंडी स्टेडियम तो वैसे भी 2 बड़ी आम इमारतों के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है।
तो इस वजह से जो है ना ज़्यादा फासला नहीं उसका, तो इसलिए वहाँ पे असरात ज़्यादा ही हो सकते हैं। विकेट के बारे में बताइए, पिछली दफ़ा कुछ इन्फॉर्मेशन ये थी कि थोड़ा ग्रीन टॉप रखा गया है, लेकिन जो 4th और 5th डे था शायद हमारे लिए विकेट का बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा चेंज हुआ, बांग्लादेशी बैटर्स के लिए उतना नहीं हुआ। हम तो 450 करके बड़े मुतमईन हो गए थे कि, और हमने रिजवान का डबल 100 भी नहीं होने दिया था। तो विकेट के हवाले से बताइए इस वक्त क्या कुछ अपडेट्स हैं हमारे पास, कैसा विकेट होने जा रहा है? देखिए, बारिश की वजह से विकेट को ढाप दिया गया था और उसकी वजह से जेसन गिलेस्पी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी हमने विकेट को नहीं देखा है, लेकिन आम तासुर यही है जो हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं कि ये विकेट सीम बॉलर्स की मदद करेगा और चौथे और 5वें दिन ये विकेट जो है स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होगा। अब पाकिस्तान के जो 12 खिलाड़ी हैं उनमें से मुझे लग रहा है एक फास्ट बॉलर को ये ड्रॉप करेंगे और मीर हमदा को जरूर खिलाएंगे, क्योंकि मीर हमदा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और शाहीन आफरीदी भी लेफ्ट आर्म थे। तो ये मोहम्मद अली या फिर नसीम शाह पे भी सवाल हो रहा है कि क्या वो फिट है, उनको खिलाएंगे। इनमें से एक जो है वो ड्रॉप होगा और मुझे लग रहा है कि पिच का रवैया इब्तिदा में इमरान जो भी टॉस जीतेगा डेफिनेटली वो यूटिलाइज करेगा कंडीशंस को, क्योंकि थोड़ी सी पिच में नमी होगी, बारिश हो रही है, जिस तरह पहले टेस्ट मैच में हुआ कि बांग्लादेश ने टॉस जीतते ही पाकिस्तान को खिला दिया और 16 रन पर हमारी 3 विकेटें गिर गई। तो टॉस जो भी जीतेगा वो खेलेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर धूप निकली तो ये पिच जो है वो बेहतर होती जाएगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट डे प्ले। अच्छा, ठीक है, चलें, ये तो थोड़ी क्रिकेट की बात हो गई। आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कल फिर अरशद नदीम साहब हमारे जो एथलीट है वो खबरों में रहे, और थोड़ा सा अगर बताएं तो कल जनाब सदर ने अरशद नदीम साहब को हिलाल इम्तियाज अता किया, वंस अगेन 10 करोड़ की इनामी रकम अता की। एज वी ऑल नो वर्ल्ड ओलंपिक्स के अंदर 92.97 मीटर थ्रो किया था, मुल्क का नाम सर बुलंद किया था। और सिंध हुकूमत के हवाले से कल सदर जरदारी साहब ने कहा कि मैं उन्हें कहूँगा कि भाई आप भी 250 मिलियन रुपए का हिस्सा इसमें डालें। ये जो एंडोमेंट फंड कोई 1-1.5 अरब का प्राइम मिनिस्टर साहब ने कायम किया, तो ये कुछ मनाजिर भी हैं उसके, उस तकरीब के, जिसका खुसूसी तौर पर इनेकाद किया गया। और उमूमी तौर पर यह एक गैर रस्मी तकरीब थी, क्योंकि 23 मार्च के ऊपर जो पाकिस्तान डे होता है उस पर इसका ऐलान किया जाता है। मिर्जा साहब, हाउ डू यू फील अबाउट अरशद नदीम साहब, माशाल्लाह बिलियनियर नाउ? देखिए, वो कहते हैं ना, वो तो इज्जो मन तशा वो तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। लेकिन अरशद नदीम ने इंडिविजुअली पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया है, इसलिए वो इन इनामात के हकदार हैं। लेकिन कहते हैं कि फलदार शाख जो है वो हमेशा झुकी हुई होती है। अब अरशद नदीम का रवैया क्या होता है? अरशद नदीम एकदम से मियां चुन्नू से उठकर और पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए, तो अब उन्हें उसको रखना भी पड़ेगा। अचीव करना तो आसान होता है इमरान, लेकिन उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्या अरशद नदीम अपनी इस कारकर्दगी के मयार को बरकरार रखेंगे? वो तो कह रहे हैं कि मैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड करूंगा, 92.97 के आगे जाऊंगा, तो अब देखें क्या होता है। लेकिन बहरहाल ही डिजर्व दिस और वो डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा, मिर्जा साहब, आपने कहा मुश्किल तो होता है, लेकिन क्या मुमकिन भी होता है? क्योंकि आपका जब स्ट्रेचर तब्दील होता है तो थोड़ा सा तब्दीली आना बनता ही है, जिस तरह लोगों के आसपास आप होते हैं। अब पाकिस्तान की कोई ऐसी हाईएस्ट ओहदे के ऊपर मौजूद शख्सियत नहीं है, इंक्लूडिंग सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनसे ये मिले ना हो, जिन्होंने इनको अप्रिशिएट ना किया हो, तो फिर थोड़ा बहुत तो इंसान हो ही जाता है। नहीं, कुछ वीडियोस में इस हवाले से गर्दिश करी, हाँ, कुछ साफी गिला करते नजर आते हैं कि शायद अरशद उनसे उस तरह बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, क्योंकि अब हर एक की तवज्जो का मरकज अरशद नदीम है ना। 8 अगस्त के बाद से आप देखें, आज 30 अगस्त हो गई है, तो 22 दिनों में तो उनकी जिंदगी तब्दील होकर रह गई है। तो लोग उनसे इंटरेक्ट भी करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं। एक आदमी इंसान है, उस पर इतना दबाव भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल में अरशद नदीम को डेफिनेटली अपना रवैया वैसे ही रखना होगा जो आलमी चैंपियन बनने से पहले थे, जो ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाने से पहले थे। और कामयाबी यकीनन उनके कदम चूमेगी, क्योंकि जिस मेहनत से, जिन नामुसाइद हालात से वो निकल कर सामने आए, वो यकीनन हैट्स ऑफ टू हिम के किस कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और पूरा पाकिस्तान उन पर फख्र करता है। चलें, इस तजिए के भी फिर हम आपसे मुंतजिर रहेंगे। जो ही आपकी पहली मुलाकात आफ्टर बीइंग द बिलियनियर अरशद नदीम से हो, तो फिर हम आपसे तजिया भी लेंगे कि आपने उन्हें कैसा पाया। एक तजिया हम इस पे भी करेंगे। थैंक यू जी। इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा पाकिस्तान के लिए बर्मिंघम में जीता था, मैंने उन्हें फोन किया था, मैसेज किया था कि 14 अगस्त आ रही है, आप एक्सप्रेस न्यूज के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करके भेजें। तो ही वॉज वेरी काइंड कि उन्होंने पैगाम रिकॉर्ड करके भेजा। अब देखते हैं कि अब तो 14 अगस्त बहुत दूर है, अब देखते हैं। नहीं, हमारी टीम के साथ भी अरशद का रवैया बहुत अच्छा रहा है। जब वो, हमने भी उनको शुरू में बहुत सपोर्ट किया जो हम कर सकते थे, लेकिन जब वो जीत गए उसके बाद भी हमारे स्टूडियोज में भी आए, टेलीफोन पे भी हमारे साथ
आता है, तो इज बीन वेरी गुड एंड ऑब्वियसली वो नेशनल हीरो हैं, हमारा काम है उनकी इज्जत करना, इट डिजर्व्स दिस रिस्पेक्ट उनकी अचीवमेंट्स है पाकिस्तान के लिए। इस पॉइंट के ऊपर सर थैंक यू वेरी मच मेरे साथ फॉर बीइंग विद अस अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। आपने सुना जी क्रिकेट के बारे में, जेवलिन के बारे में भी हमने बात जी हाँ, हम ब्रेक पर जा रहे हैं जी, वापस आते हैं। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद और अब वक्त हुआ आपकी मुलाकात करवाने का। मुलाकात करवा रहे हैं आपके रिकॉर्ड मशीन इरफान महसूद से, जिनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे हैं और आप भी उनके नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और इरफान महसूद 8 साल के कम अरसे में 100 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। इरफान महसूद 2023 में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस बार इरफान ने एक मुनफरद आलमी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया और इस बार उनके साथ ये रिकॉर्ड बनाने में उनके बेटे नन्हे सुफियान महसूद भी शामिल है। और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इससे कबल इंसानी जिस्म के अज़ा के गिर्द कम तरीन वक्त में चक्कर काटने का रिकॉर्ड जो है इंडिया के पास था, लेकिन अब ये भी पाकिस्तान के पास है। इरफान महसूद ने नन्हे सुफियान को इन्वॉल्व करके रिकॉर्ड बना। क्या बात है भाई, ये अब ये भी उनसे जानते हैं जो नया आलमी रिकॉर्ड है अब 7.8 सेकंड है, जो पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले जो इरफान महसूद है और सुफियान महसूद है उनके नाम है। ये सर्टिफिकेट भी आपको दिखा रहे हैं और उसके विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं कि हाउ ही डिड इट। थैंक यू वेरी मच इरफान फॉर जॉइनिंग अस। पहले भी आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बने, हमें याद है, और फिर दोबारा आए। थैंक यू वेरी मच, वी फील प्राउड टू हैव यू वंस अगैन। और आप तो रिकॉर्ड मशीन है भाई, हम तो आपका तस्करा करते रहते हैं, आप ब्रांड बन गए हैं, गिनीज बुक से ज़्यादा मशहूर आप हो गए हैं पाकिस्तान में, यकीन जानिए, इतने रिकॉर्ड बनाए आपने। हाउ डज इट फील इरफान साहब, कैसा लगता है? यकीनन बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का पहला जीत मैं बना जब सब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने 8 साल की कम उम्र में बनाई। और रिसेंटली जब मेरा बेटा है 5 साल सुफियान महसूद, उसने इंडिया का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जब ब्रेक किया तो काफी डिफिकल्ट रिकॉर्ड था, इसके लिए काफी हमने प्रैक्टिस की और वो रिकॉर्ड जब अप्रूव हुआ तो हमारी खुशी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, तो ये बेसिकली रिकॉर्ड आप फॉलो कर रहे थे जब ये बना, या आपके इल्म में आया, या किसी ने आपको बताया कि ये रिकॉर्ड है एंड यू कैन ब्रेक इट? कब से काम किया इसके ऊपर आपने और कितना वक्त लगा इसको ब्रेक करने में? मैं जो गिनीज रिकॉर्ड है इनकी वीडियोस वगैरह चेक करता रहता हूँ, जो यूट्यूब चैनल्स हैं और वेबसाइट पे सर्च करता रहता हूँ। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स, 18 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गिनीज रिकॉर्ड बनाए, तो ये रिकॉर्ड मैंने कोविड के दौरान देखा हुआ था। इसको फिर कोई था नहीं कि इसको हम ब्रेक कर सकते। काफी स्टूडेंट्स पे मैंने ट्राई किया, लेकिन उस टाइम सुफियान काफी छोटे थे। लेकिन ये रिसेंटली हमने दोबारा वो वीडियो वगैरह मैंने देखी तो सुफियान को मैंने वो वीडियो दिखाई, ये कर सकते, तो हमने ट्राई किया, लेकिन वो टाइम जो था काफी कम टाइम था, 9 सेकंड से 9.8 सेकंड तकरीबन। उस टाइम में ब्रेक करना काफी इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर बीच में हमने थोड़ी प्रैक्टिस छोड़ भी दी थी कि ये मुमकिन नहीं है कि हम छोड़ दें, लेकिन दोबारा फिर हमने प्रैक्टिस जब स्टार्ट की तो सुफियान ने काफी खुद वो मेहनत उसके लिए की। अच्छा। मैंने सिर्फ छोड़ देना था, बट टोटली सुफियान ने ये रिकॉर्ड ब्रेक। वाह वाह वाह, यानी इस पर आप काम काफ़ी देर से करते, ख्याल में था आपके, लेकिन आप देख रहे थे कि कब ये होगा और फिर सुफियान से बिलाखिर आपने करवा लिया। अच्छा, मुझे इरफान ये बताएं कि ये आइडियाज़ जो रिकॉर्ड ब्रेक करने के आपके पास आते कहाँ से? आप सर्च करते रहते हैं कि ये रिकॉर्ड है और इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, और उसके लिए फिर आप ट्राई करते हैं और वो रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट की एकेडमी भी है मेरी, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के लिए मुख्तलिफ, जैसे बॉक्सिंग हो गई, MMA हो गई, उनके इवेंट वगैरह सर्च करता रहता हूँ कि कहाँ पे इनको मैं एडजस्ट कर सकूँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनको मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ, तो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए फिर आपको एक्टिव होना पड़ता है। मुख्तलिफ तरीके जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मुख्तलिफ जो उनके वीडियोज वगैरह है उनको मैं देखता रहता हूँ, फिर अपने स्टूडेंट को बता देता हूँ कि ये कौन कर सकता है। मुख्तलिफ स्टूडेंट पे ट्राई करता हूँ जो सही तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उनको फिर रूल वगैरह मैं बता देता हूँ और वो फिर तैयारी शुरू कर देते हैं। इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास जिनको आप बतौर कोच ट्रीट कर रहे हैं या ट्रेन कर रहे हैं, और क्या आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी हम तोड़ सकते हैं? आपके पास मौजूद बच्चे कुछ कर सकते हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, हमारे पास जो मैंने अब तक 600-700 से 10 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है 2015 से। अब हमारे जो स्टूडेंट्स 18 स्टूडेंट्स हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, जो पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड लेवल पे एक एकेडमी की इतने ज्यादा स्टूडेंट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ हमारे पास हैं।
अब हमने उनको मजीद इंशाल्लाह बेहतर तरीके से कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो मैंने बताए हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग उन्होंने की हुई, कुछ ने अटेम्प्ट किए हुए हैं, कुछ रिकॉर्ड मैंने सर्च किए हुए हैं, इनसे तो कुछ रिकॉर्ड हम मजीद बनाए। अच्छा। तो इरफान, अपने लिए आपने कौन सा नया टारगेट रखा हुआ है, कौन सा नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है वो आपने ब्रेक करना है? मेरे अब 112 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हो चुके हैं, तो मेरी कोशिश है कि 150 तक मैं चला जाऊं। 150 रिकॉर्ड्स, वाह, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रखने का रिकॉर्ड आप बनाना चाह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये जो आपने अपने बेटे को ट्रेन किया, हमारे बच्चे भी ऐसे नॉर्मली अपने हमारे आसपास, हमारे यू नो वालिदैन के आसपास ऐसे करते रहते हैं। कभी हमने सोचा नहीं है कि ये गिनीज बुक में भी आ सकता है। ये तो बहुत सारे बच्चों को आज आपने नई ट्रिक दे दी है कि अगर अपने बाबा के साथ ऐसे लटकेंगे तो रिकॉर्ड भी बन जाएगा। ये अच्छा हो गया, ये तो बड़ा। इरफान देखिए, ये अब छोटे बच्चे हैं, उनको आप डायरेक्ट फाइट, क्योंकि हमारे बच्चे तो ऐसे करें तो माँ कहती है क्या बंदरों वाली हरकतें करे, बैठ जाओ आराम से, लेकिन आपने रिकॉर्ड बना दिया सुफियान के जरिए। तो ये बंदरों की हरकतें हम क्लब में करते हैं, घर में नहीं करते। अच्छा, इसमें सुफियान कितने कोऑपरेटिव रहे आपके साथ? जिस तरह आपने कहा कि टाइम जो है वो पहले ज्यादा आ रहा था और उसे कम टाइम में करना था, फिर ही रिकॉर्ड ब्रेक होना था। कहीं ना कहीं बच्चा है, थक के भी कह सकता है कि नहीं, मतलब मुझसे नहीं हो रहा। बट लुक एट हिज एनर्जी। हाँ, ये बिल्कुल ये रिकॉर्ड उसकी, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये ट्रिक हमने, तो इसमें स्पीड, स्टेमिना, बैलेंस और काफी चीज इसमें इन्वॉल्व है। ये रिकॉर्ड टोटल ध्यान बीच में हमने छोड़ दिया था, तो ध्यान ने कहा कि नहीं पापा ये रिकॉर्ड हमने ब्रेक करना है, तोड़ना है। मैंने कहा कि ठीक है, फिर आप लगे रहें। फिर क्लब में मैं प्रैक्टिस उनको करवाता रहा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी के सुफियान की इंटरेस्ट हो जाती है। अभी वैसे सुफियान पास है नहीं, आपके आसपास कहीं नहीं है, सो रहा है सुफियान? सुफियान कहीं गए हुए हैं। अच्छा, कहीं गए हुए, चले। अच्छा, ये भी बताइए सुफियान को वक्त कितना लगा इसको ट्रेन करने के लिए, और आपने बड़ा टारगेट क्या सोचा हुआ है सुफियान के लिए कि इसको मैंने इस लेवल तक ले जाके, माशाल्लाह आप ट्रेनर हैं, रिकॉर्ड होल्डर हैं, आपका तो बड़ा नाम है। हम भी आपका नाम लेते ही रहते हैं ऑफ एंड ऑन, जब भी कोई महसूद कबीले की अचीवमेंट हमारे सामने आती है तो आपका नाम भी हमारे जहन में आता है। कुछ दिन पहले हमारे साथ एक प्लेयर यहाँ पे मौजूद थे, आई थिंक MMA के फाइटर थे, वो मौजूद थे, उनसे भी आपका तस्करा हो रहा था। तो सुफियान के लिए क्या टारगेट्स है आपके जहन में, इरफान? सुफियान तकरीबन 2-2.5 साल के थे, तो मैं अपने साथ एकेडमी लेके जाया करता था, साइड पे बिठा देता, वो जो हमारी एक्टिविटीज वगैरह है वो देखता रहता है। अच्छा। अब डेली बेसिस पे हमारे साथ वो मतलब जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग भी वो कर रहा है, बाकी बच्चे हैं उनके साथ ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। इन फ्यूचर बस हमारी कोशिश है कि वो UFC में चला जाए, बाकी डिपेंड सुफियान पे करता है कि वो क्या चीज। ठीक है। और ये जो एकेडमी आपकी है, इसके लिए आपके पास कोई माली मुआवनत, कोई स्पॉन्सरशिप मौजूद है? चूंकि ये मसाइल आपको रहते हैं दो कि अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक सेटअप आपका नज़र आ रहा है, आप एफर्ट अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या कोई स्पॉन्सरशिप्स हैं, या आपको मजीद लगता है कि नहीं कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स आनी चाहिए, कॉपरेशन आना चाहिए, जिससे आप बेहतर तौर पर इन एक्टिविटीज़ को रन कर पाएंगे? अभी तक तो हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं थी। 2 दिन पहले हमारी PM शहबाज शरीफ से मीटिंग हुई, सुफियान को उन्होंने इनवाइट किया होता PM हाउस। उन्होंने वहाँ पे कहा हुआ है कि इंशाल्लाह आपकी एकेडमी को हम सपोर्ट करेंगे। अब इंतजार है कि वो कब सपोर्ट करना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है फिर हमारी जो एक्टिविटीज है वो मजीद बेहतर बने। ओके, ठीक है इरफान, थैंक यू सो मच। और आपका भाई हमारे लिए फ़ख्र है, आप जिस तरह से आप रिकॉर्ड्स बनाते चले जा रहे हैं, और अब आपने ये भी कहा है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स ब्रेक करने का रिकॉर्ड बनाना है। वाह। तो इसमें हम दुआ यही करेंगे कि आप जरूर ये कर लें, और सुफियान भी जो है जिस तरह से उसने इतनी छोटी सी एज में अचीव किया है, आगे चलकर भी वो कुछ नया ही करे और कोई नए रिकॉर्ड्स जो है वो ब्रेक करे। बहुत शुक्रिया इरफान। और ये मैं आपको बताऊं, ये देखने में लगता है कि शायद कोई बड़ी आसान चीजें या हुए जा रही है, नहीं, इसके पीछे बड़ी एफर्ट, बड़ी प्लानिंग है। चूंकि बहरहाल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तक पूरी दुनिया की एक्सेस है, पूरी दुनिया के लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो उनके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, उस पर पूरा उतरना बहुत जरूरी है। सो डेफिनेटली इरफान पाकिस्तान के एम्बेसडर है, उनको सराहा जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ब्रेक पर जा रहे हैं जी, कुछ देर में वापस आते हैं। अब आपको सेगमेंट दिखाते हैं जिसमें वकार मलिक साहब वंस अगेन, इसका एक सेकंड पार्ट एक्चुअली पहले हमने आपको दिखाया था, हमने बात की थी विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर, खास तौर पे जो रेप केसेस होते हैं, ऐसे केसेस के अंदर मुजरिमान अमूमी तौर पे इतनी तनकीद का निशाना नहीं बनते जितना जो विक्टिम होता है वो बनता है, खास तौर पर अगर वो विक्टिम खातून हो। तो बड़ा अहम मौजू है और बड़े अहम नुकात पे हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, आज भी बात हो रही है, आपको दिखाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। गुज़श्ता एक सेगमेंट में हमने बात रेप के हवाले से, रेपिस्ट की नफ्सियात के हवाले से की थी कि जो विक्टिम होता है उस विक्टिम के हवाले से विक्टिम ब्लेमिंग क्यों की जाती है, शेमिंग का क्या आंसर है, और उसके पीछे जस्ट वर्ल्ड का एक तस्वर दिया था कि जस्ट वर्ल्ड का एक तस्वर होता है और जिसकी वजह से वो विक्टिम ब्लेमिंग जो है, लोग बजाय इसके कि उस विक्टिम के हवाले से हमदर्दी का इजहार करें, उसकी ब्लेमिंग करना, उसको उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रेप के हवाले से मिथ्स जो हैं उस पर काफ़ी काम किया साइकोलॉजी ने। इसके हवाले से जो हमारी गलत फहमियाँ हैं या मुगालते हैं उस पर काफ़ी तफसील से काम हुआ है, बल्कि इस हद तक तफसील से काम हुआ है कि एक बाकायदा साइकोलॉजी के अंदर स्केल है, उस स्केल का नाम ही है कि रेप मिथ एक्सेप्टेंस स्केल। रेप मिथ एक्सेप्टेंस स्केल जो है ये 1980 में ये स्केल बनाया गया और इस पर परख की जाती है, इस पर जांचा जाता है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी फ़र्द को, कि उसके अंदर रेप मिथ जो है उसकी एक्सेप्टेंस की कितनी, यानी उस स्केल से जांचा जाता है कि उसके अंदर कितना वो पोटेंशियल है या किस हद तक वो इन रेप मिथ्स पे बिलीव करता है। एक्चुअली 1970 में सूसन ब्राउन मिलर की एक किताब है अगेंस्ट आवर विल, मैन, वुमेन एंड रेप। इस किताब में रेप मिथ का जो है वो सबसे पहले हमें तज़किरा सुनने को मिलता है, उसके बाद फिर कई तहकीकात हुई और अब जो है कि नंबर ऑफ एक पूरी एक लिस्ट है, पूरी एक फहरिस्त है उन मिथ्स की जो फाइंड आउट हुई कि लोगों में किस तरह की मिथ्स, ये बिलीफ या इसको हम क्या कहें प्री जुडिशियल या स्टीरियोटाइप्ड, ये जो चीज़ें पाई जाती हैं इंसानों के अंदर कि जब भी कोई रेप का वाक़या होता है तो उसके बाद हमारे लिए बड़ा हैरानकुन होता है कि बजाय इसके कि उस विक्टिम के साथ हमदर्दी की जाए, बजाय इसके कि ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ, ऐसे अकली इक़दाम उठाए जाएँ जिससे इस चीज़ का ये जो है तोड़ हो सके, बल्कि ऐसा नहीं होता, विक्टिम को ही मोरद इल्ज़ाम जो है वो ठहराना शुरू कर देते हैं। सो ये मिथ्स क्या हैं? अब इसमें से कुछ मिथ्स का तज़किरा करते हैं। मसलन एक मिथ जो है वो लिबास के हवाले से, और ये पूरी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ये चीज़ पाई जाती है कि ये गलत फहमी कि लिबास की वजह से या कोई लिबास जो है उसकी वजह से ये लीड करता है रेप की तरफ। इसकी कोई कोरिलेशन साइंटिफिक किसी स्टडी में नज़र नहीं आती। साइंटिफिक स्टडी में ये तो नज़र आता है कि पावर जो है, अगर कोई लेस पावर्ड है, जो एम्पावर्ड नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ज़्यादा हो जाती है, जबकि जो एम्पावर्ड है या ताकतवर है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है या इम्कान है उसका कम हो जाता है। इस तरह के और बहुत सारे इम्कानात को जांचने के लिए स्केल्स हो सकते हैं, लेकिन लिबास किसी भी जगह पे ये स्केल नहीं है। फिर एक जो होती है कि शायद जो रेपिस्ट होता है, क्योंकि उसके बारे में ये समझा जाता है कि वो बहुत ही एक ब्रूटल और बहुत ही कैसी वहशियाना एक्टिविटी है कि उसके बारे में गुमान ये होता है कि ये कोई जानने वाला नहीं कर सकता, बल्कि यकीनन कोई स्ट्रेंजर जो है या अजनबी जो है उसका काम है। तमाम स्टडीज़ जो हैं इस चीज़ को नेगेट करती हैं। ये भी एक मिथ है। बुनियादी तौर पे जितना भी आपके पास हमारे पास डाटा है इस वक्त, उस डाटा की रोशनी में ये ज़्यादा इम्कान होता है और बहुत सारा जितने भी आप अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, हर तरफ पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपको देखते हैं कि बाद में कोई ना कोई जानने वाला निकलता है और उसमें कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लोज फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जानने वाले हो सकते हैं, और ये उस तरह के लोग होते हैं। तो ये जो है ये एक मिथ है कि वो स्ट्रेंजर हैं या जो अजनबी है वो ये काम करते हैं। फिर जो एक अमूमी एक तासुर है वो ये है कि अगर किसी खातून जो है उसका रेप हुआ है तो ये वो डिज़र्व करती है। उस डिज़र्व के हवाले से कुछ ना कुछ अजीबोगरीब आर्गूमेंट्स जो हैं या दलाइल जो हैं वो हम निकालते हैं। इसको आप डिनाइल कह लें, इसको आप डिफेंस मैकेनिज़्म कह लें। जब आप कोई बहुत वहशियाना एक्टिविटी देखते हैं और आप देखते हैं कि आप बिल्कुल बेबस होते हैं, तो उसमें कई दफ़ा आपका जो साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह की गैर अकली तौजीहात जो है वो पेश कर देता है, और उसकी वजह से आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि आप उसमें कर कुछ नहीं सकते, तो एक तो इस वजह से तौजीह लाते हैं, और दूसरा इसकी वजह जो है वो जस्ट वर्ल्ड का तस्वुर है, क्योंकि आपने बचपन से ही मुहावरे पढ़ रहे हैं कि मतलब जो बोता है वो ही काटता है, और एक ऐसी दुनिया जो कि मबनी बर इंसाफ है, और इस की दुनिया में हर बंदे के साथ वही होता है जो कि वो डिज़र्व करता है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी क्योंकि हमारे अंदर बैठी होती हैं, तो उसकी वजह से हम ये कह देते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह का रद्द-ए-अमल लेते हैं कि वो खातून जो है वो डिज़र्व करती थी, या अगर वो वर्बली ना भी कह सके तो कहीं ना कहीं अंदर वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, जो कि इंतहाई गलत बिलीफ है। और एक गलत फहमी जो है वो ये पाई जाती है कि वो खातून जो जिसका रेप हुआ है कि वो लड़ी क्यों नहीं, विक्टिम जो है वो लड़ा क्यों नहीं, उसने फ़ाइट क्यों नहीं की, और वो फ़ाइट जो है वो चाहे वो बता भी दिया जाए आपको कि वो फाइट हुई है तो भी आप कहेंगे कि नहीं उस सतह की फाइट उसने क्यों नहीं की, वगैरह वगैरह। तो ये तो एक बहुत ही कमज़ोर किस्म की तौजीह है। एक ये है कि ये बेसिकली रेप जो है ये अनवांटेड सेक्स के ज़ुमरे में आता है, ना कि ये
एक वायलेंट क्राइम के ज़ुमरे में आता है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, ये वायलेंट क्राइम के ज़ुमरे में आता है और इसी वजह से साइकोलॉजी है वो इसको एज अ डिसऑर्डर इसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसको क्राइम के ज़ुमरे में, क्योंकि जैसे ही अगर आप इसको डिसऑर्डर इस तरफ जाएंगे तो फिर एक सिंपैथी, और बहुत सारे ऐसे रेपिस्ट हैं जो कि ये सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। फिर एक और मिथ जो है वो ये है कि जो मेन हैं या मर्द हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते अपने जज्बात को। ये बहुत बड़ी मिथ है और ये भी एक बिलीफ सिस्टम पाया जाता है और बाकायदा हमारे माशरे में पाया जाता है। आप बहुत सारी जगहों पे अगर ये सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर ये आप गुफ्तगू करते या गुफ्तगू होती सुनेंगे कि फ़लाँ शख्स जो है अगर उसने ऐसा से किया था, हम मर्द ऐसा, कोई मर्द तो करती ही हैं ऐसा वगैरह वगैरह। इस तरह की समाज के अंदर जब आप जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं और वो फिर साइकोलॉजी में या ब्रॉटअप में आपका हिस्सा बनती हैं और वो क्योंकि आपका हिस्सा होती हैं तो फिर आप उसी तरह के रद्द-ए-अमल देते हैं। तो ये बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर मुगालता है कि जो मर्द हैं वो क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसकी वजह से ये इस तरह के वाक़े जो हैं ये होते हैं। एक ये है कि जो एक्चुअली विक्टिम है वो तो फ़ौरन रिपोर्ट करता है, मतलब इस तरह का विक्टिम हो सकता है ना, ऐसा कोई मुतासरा फ़र्द हो सकता है जो किसी वजह से उसने लेट रिपोर्ट किया हो, तो फिर एक ये भी मिथ होती है, ये भी एक गलत किस्म का बिलीफ सिस्टम है कि आप कहें कि वो क्योंकि उसने उस वक्त क्यों नहीं किया, उस वक्त उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें जो सोशल जो प्रेशर्स हैं, जो माशरती दबाव होता है, बेतहाशा फैक्टर्स होते हैं, बेतहाशा। ये तो आप उस फ़र्द की जगह जाकर सोचें तो आपको मालूम होगा। तो इस तरह की बहुत सारी मजबूरियाँ, बहुत सारे माशरती जबर है जिसकी वजह से हो सकता है कि उसने देर से रिपोर्ट किया हो, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि अगर उसने देर से रिपोर्ट किया है तो ये इसको हम उसके ज़ुमरे में नहीं डालेंगे। फिर एक और चीज़ जो कि अमूमी तौर पे हमारे ज़हन में आता है कि जो रेपिस्ट होता है वो क्योंकि बड़ा वहशियाना और इस तरह के क्योंकि इक़दाम करता है तो वो कोई किसी एनिमल की कैटेगरी में इस तरह हम रखते हैं, वो बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर का आदमी होता है और इसी वजह से जो अमूमी तौर पे हमारे ज़हन में आता है कि शायद वो कोई मेंटली इल होता है, वो कोई ज़हनी आर्ज़े का शिकार होता है जिसकी वजह से वो ये हरकत करता है। ऐसा कतई नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है और ये जब भी हम इस मिथ पे बिलीव करेंगे, इस मुगालते पे यकीन रखेंगे तो हम बहुत गलत करेंगे क्योंकि उससे हमदर्दी जो है वो उस साइड पे चली जाती है। अब क्योंकि साइंस ने काम किया है, साइकोलॉजी ने काम किया है, वो बिल्कुल इस बात पे नहीं है कि वो ये मेंटल इलनेस के ज़ुमरे में इसको डाला जाए, ना ही बल्कि DSM जो है साइकोलॉजी की उसमें 4 या 5 दफ़ा इसको कोशिश की गई कि इसको डाला जाए कि ये ताकि ये ट्रीटेबल है, यानी ट्रीटमेंट के काबिल है और इसकी ये बीमार है, ये ज़हनी तौर पे बीमार है, लेकिन हर दफ़ा ये रद्द हुआ है और उसकी वजह भी यही है कि क्योंकि उसकी हमदर्दी, क्योंकि एक तो साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है कि हम कहें कि जो मेजॉरिटी जो अक्सरियत जो रेपिस्ट होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, वो बिल्कुल नॉर्मल ही होते हैं। और उसके बाद ये तमाम जितनी भी ये मिथ्स हैं, ये उसको जब हम इन पे यकीन रखते हैं तो वो फिर हमें एबनॉर्मल दिखाई देते हैं। अगर आप साइकोलॉजी में रेप मिथ एक्सेप्टेंस स्केल जो है अगर आप इस्तेमाल करें तो यकीन कीजिए कि आप उसके जो रिजल्ट्स हैं माशरे में वो देख के आप खौफज़दा हो जाएंगे कि ये जो जितनी भी मिथ्स हैं, ये जितनी भी मुगालते हैं हमने किस कदर पाल रखे हैं। तो ये जो तमाम मुगालते हैं ये समाज के अंदर हैं, ये हमारे ब्रॉटअप के अंदर कहीं ना कहीं किसी जगह पे शामिल हो जाते हैं। इन मुगालतों को जानना ज़रूरी है और जानने के बाद इनको रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो फिर हम इसी तरह विक्टिम ब्लेमिंग करते रहेंगे, शेमिंग का वो जो कंसेप्ट हैं वो आते रहेंगे और वो जो विक्टिम है बजाय इसके कि हम उसके साथ हमदर्दी करें और बजाय इसके कि हम कुछ ऐसे इख्तियारात, ऐसे इक़दाम करें जिससे इन चीज़ों की जो फ्रीक्वेंसी है इन हादसों की वो कम हो, वो कम नहीं होगी जब तक कि हम इन मुगालतों को दूर नहीं करेंगे, जब तक कि हम इन तमाम मुगालतों को अपनी नफ्सियात से, अपनी सोच से दूर नहीं करेंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बहुत ही अहम मौजू पे आपने हमारा सेगमेंट देखा ब्रेक से पहले। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ग्लिम्स। हमारा जो फ्लैगशिप शो है कारवां सराय, जिसको होस्ट करते हैं द लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, और आज बात हो रही है जनाब इसरार के हवाले से। अब जब भी नगर का जिक्र आता है, कहते हैं कि नगर का जिक्र हो और इसरार को कोई वहाँ पे ना जानता हो, ये हो नहीं सकता। ओशू थोंग, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो माजरत, वहाँ पे एक मकाम है, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग बहुत जाना पसंद करते हैं। तारड़ साहब की इस हवाले से क्या मेमोरीज है, क्या डिस्कशन हो रही है, कुछ झलकी आपको दिखाते हैं। आज की शब कारवां सराय के जो मेहमान हैं वो राकापोशी के दामन में शब बसर करेंगे और हम आपको एक ऐसे नगर में लेके चलेंगे जिसका नाम ही नगर है। और वहाँ हमारा मेज़बान कौन होगा
राका पोशी की जो जन्नत है उसका दारोगा ज़ाती तौर पे हमारा मेज़बान होगा। ओशो थांग आपको मालूम है हमारी ज़बान में शाही मेहमान खाने को ओशो थांग कहते हैं, क्योंकि मेरे जहन में इको टूरिज़म, इलाकाई कल्चर को प्रमोट करना, इस तरह की चीज़ें मेरे अंदर थी जो मैं दीरान चलाते हुए भी मैं इसको मद्देनज़र रखकर हमारा जो कुजीन था यहाँ नगर का मशहूर डिशेस थी जो भी था वो उसी तरह मैं अपने मेहमानों की पज़िराई करता था। अच्छा ये बताइए कि आपने अपने होटल में एक पूरा ब्लॉक मेरे नाम का रखा हुआ है, मैं आज तक बदकिस्मती से देख नहीं सका, बल्कि आपने ख़ुसूसी तौर पे एक कमरा बनाया है जिसके बाद मेरा नाम लिखा है। और जो लोग भी आते हैं वो कहते हैं कि जी हम राकापोशी नगर में ठहरे, उमदा दास्ता, वो आपने कमरों के नाम भी रखे हैं। तो मतलब है कि ये ख्याल आपको कैसे आया है मोहब्बत के अलावा? सर आपका सवाल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं कि आपके होटल में मेरे किताबों के कमरे हैं। मैं ये इश्क के मामलात हैं, आपसे हमने दिली मोहब्बत की है, तो वो यहाँ पर क्योंकि ओशो थांग में इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अपने महबूब के लिए मैं क्या कर सकता था कि ओशो थांग में मैंने बहुत कुछ सोचा कि मैं किस तरह अपने महबूब को खुश करूं, और इसको मैं छोटा सा अपना अक़ीदे का, अपना जो मोहब्बत का इसको इजहार करने के लिए, मैं शाहजहान नहीं था कि मैं आपके लिए ताजमहल तामीर करता। मैंने अपने होटल का एक कोना मुस्तंसर हुसैन तारक ब्लॉक के नाम से बनाया और इसके हर कमरे का नाम आपकी किताबों के नाम। इससे ये है कि मुझे जी जनाब, डोंट फॉरगेट टू वॉच संडे को 8:05 में ऑन एक्सप्रेस न्यूज़ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का ये ज़बरदस्त किस्म के तजर्बात से भरपूर प्रोग्राम कारवांसराय। टाइम कम है, स्पेन के शहर बोइल का जिक्र करें। टमाटरों का सालाना फेस्टिवल टमाटीना, 22,000 से ज़्यादा अफराद इसमें शरीक हुए और ज़बरदस्त किस्म का ये फेस्टिवल था। मार मार के टमाटर एक दूसरे को लाल टमाटर कर दिया सबने, और आप देखिए कि कैसा एंजॉय किया लोगों ने। दुनिया भर से इस फेस्टिवल में लोग आते हैं, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कभी मौका मिले तो मैं जाऊँ। और इसमें 150 टन टमाटर इस्तेमाल किए गए। स्पेन का ये शहर बोइल है, हर साल अगस्त के आखिर में ये फेस्टिवल होता है और कई दिहाइयों से स्पेन की सकाफत का भी हिस्सा है और इसे बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया यहाँ पे क्या कर रही है, टमाटर एक दूसरे को मार रही है और हम टमाटर खरीद नहीं पा रहे। यहाँ मिलते नहीं है जब जरूरत है। इसी के साथ ही आप हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेस जरूर देखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पीर को इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।